हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मोरे ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन की। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग CCC का कोर्स जो है कवर कर रहे हैं। तो उसके पहला पार्ट है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम आज बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन की, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग की, एप्लीकेशन ऑफ IECT, ई गवर्नेंस एंड मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट की। तो ये इतने टॉपिक आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। डिजिटल कंप्यूटर में डाटा बाइनरी डिजिट के रूप में होता है। ये आपको पता ही होगा, जो हमारा कंप्यूटर का डाटा होता है वो क्या होता है, बाइनरी डिजिट के रूप में होता है और मेमोरी और रजिस्टर में स्टोर होता है। डाटा या इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है। हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो बाइनरी डिजिट में होता है और क्या होता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन या डाटा होता है वो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वह कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम में समझता है, यानी कि 0 और 1 में समझता है। अर्थात हम जो भी शब्द अक्षर के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर का सबसे पहले काम क्या है कि हम कोई भी डाटा इनपुट करेंगे तो क्या होगा, 0-1 में कन्वर्ट होगा। फिर क्या होता है, देखिए कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम में बदलता है, उसके बाद वह इलेक्ट्रॉनिक पल्स में बदल जाता है। देन क्या होता है, कंप्यूटर के सर्किट में धारा प्रवाहित होती है जब, तो वहाँ क्या होता है, अगर 1 है तो उसका मतलब होता है स्विच ऑन, और अगर 0 है तो वहाँ पे मतलब होता है स्विच ऑफ। तो इस प्रकार हमारा नंबर सिस्टम कार्य करता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप्स, कौन से प्रकार होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। इस द्विआधारी संख्या प्रणाली को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्योंकि देखिए बेस 2 नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 संख्याएं होती हैं, 0 और 1, ठीक है, जिसका जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 67 को डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं कुछ LCM टाइप का तरीके से टेबल बनी हुई है। तो मैथ में जैसे आप LCM लेते हैं उसी प्रकार से कुछ ये छोटी सी प्रक्रिया है, बहुत ही इजी है, जिसको हम समझ लेते हैं। देखिए 67 को अगर 2 3 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, तो चला गया ये। फिर 2 3 जा 6 होगा, क्या होगा, यहाँ पे 7 लिखा है, मतलब कि एक रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा जो कि हम लोग साइड में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आता है 33, फिर 2 1 जा होता है 2, और इसका कैरी जो है इस पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 30। फिर 2 6 जा होता है 12, तो यहाँ पे फिर से 1 रिमाइंडर बच जाएगा जो कि हम साइड में लिख देंगे। फिर 2 यहाँ पे आया 16, तो 2 8 जा क्या होता है 16 होता है, ये हो गया 0, यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 4 जा होता है 8, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिख दिया। फिर 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं बचा जो कि हम लोग लिख लेते हैं। फिर 2 1 जा क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे बचा 0, तो इसको हम लोग ने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए ये हमारे 0 और 1 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, क्या, जो भी हमारे रिमाइंडर बचे। तो यहाँ 1 जरूर लेते हैं, ये 1 हमारा जरूर इंक्लूड रहता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 0, फिर आ जाएगा 0, फिर आपका आएगा 0, फिर 1 और 1। तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगी बाइनरी में। ये संख्या क्या आपकी आ जाएगी, यहाँ पे एक 0 कम है तो 4 0 होंगे, जो कि 3 0 लिखे, तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1 0 0 0 1 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल संख्या प्रणाली में केवल 8 अंक 0 से 7 होते हैं। इसमें देखिए 0 से लेकर 7 तक अंक प्रयोग किए जाते हैं और इसका बेस क्या होता है 8 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 से लेके 7 तक
सभी नंबर का प्रयोग किया जाता है, जो कि टोटल 8 है, इसलिए इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक केवल 10 अंक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए 0 से लेके 9 तक संख्याएं लिखी जाती हैं, जो कि क्या होती है, 10 नंबर होते हैं, इसलिए दशमलव का बेस क्या होता है, 10 होता है। फिर अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। देखिए इसमें क्या है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में 16 अल्फान्यूमेरिक मान 0 से 9 और ए से एफ होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, ये 2 बार लिख गया शायद, 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। देन ए से लेके एफ तक आपके अल्फाबेटिक होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं। इसका बेस क्या होता है, 16 होता है। क्यों, क्योंकि पहले 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, फिर ए से लेके एफ तक में अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट्स होते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये टोटल 16 होते हैं। 9 के बाद देखिए ए 10 ले लेते हैं, बी 11 ले लेते हैं, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 हो जाता है। देन ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग की, कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे होती है। किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए हम डाटा यानी आंकड़े एकत्रित करते हैं और इस डाटा को अपनी जरूरत के हिसाब से विश्लेषण या डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। इस विश्लेषण यानी डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में डाटा से अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकी डाटा प्राप्त होता है। इसी अर्थपूर्ण डाटा को सूचना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें, कोई भी जो डाटा होता है हमारे पास, हम अगर उसको एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं, तो उससे जो भी हमारा अर्थ निकलता है, जो भी तथ्य निकलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सूचना कहलाते हैं। इस परिभाषा को आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास क्या है, एक रॉ डाटा है। ठीक है, आपके पास एक रॉ डाटा है, मतलब कच्चा डाटा है, जिसका आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं उस डाटा की। तो ये प्रक्रिया क्या होती है कि डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। फिर जो भी हमारा प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है, वो क्या होता है, आउटपुट के रूप में निकलता है, और वो क्या है, मीनिंगफुल बन जाता है, तो वह हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना कहलाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डाटा क्या होता है। तो डाटा तथ्य, अंक, कल्पना, प्रेक्षण अथवा किसी भी रूप में हो सकते हैं। मतलब हम लोग जो भी इनपुट देते हैं, चाहे वो सैम्बल हो, अल्फाबेट हो या कोई नंबर हो, वो क्या है, हमारा डाटा हो सकता है। लेकिन मूल रूप से डाटा वह होता है जिन्हें किसी क्रम विशेष में जोड़ने पर उनका कोई उपयोगी अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, अगर वो डाटा, अगर कोई भी मतलब जो हमारा डाटा होता है वो मेन क्या होता है, अगर उसका कोई मीनिंग निकले तो हमारा डाटा कहलाता है। प्रोसेसिंग या विश्लेषण क्या होती है, डाटा मतलब कि उन सब की गणना करना प्रोसेसिंग कहलाता है। मतलब जो भी डाटा होता है उनकी गणना करना, कैलकुलेशन करना क्या है, प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि जोड़ना या फिर घटाना, ये क्या एक प्रकार की प्रोसेसिंग कहलाती है। कंप्यूटर जब डाटा को सूचना में बदलता है यानी डाटा प्रोसेसिंग करता है, तो वो कई सारी अंकगणितीय गणनाएं करता है, और इन सभी घटनाओं करने के लिए वह कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करता है या फिर उसकी मदद लेता है। तो ये क्या होते हैं, आपके सीपीयू में होते हैं। तो सीपीयू का पार्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोसेसिंग में निम्नलिखित पदों का समावेश होता है। तो हम प्रोसेसिंग में कौन कौन से पद होते हैं। सबसे पहला होता है गणना करना, ठीक है, फिर होता है निर्णय लेना, फिर होता है हमारा तर्क या फिर तुलना करना। गणना करने के अंदर जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी प्रक्रिया आती है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कोई भी शर्त होती है उसके आधार पर हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में काम करते हैं। देन लॉजिक के साथ आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम, ठीक है, जो भी हम लॉजिक लगाते हैं, गणना करते हैं, ये सारी क्या है, प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और साथ साथ में कंपैरिजन भी प्रोसेसिंग का पार्ट है। जैसे कि बराबर, मतलब कोई चीज इक्वल हो, बड़ा हो, छोटा हो, आदि अंकों की गणना को ही प्रक्रिया नहीं कहते, बल्कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में जो भी त्रुटियां होती हैं यानी कि एरर होती हैं, गलतियां होती हैं, उन्हें ढूंढना भी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाटा प्रोसेसिंग का पार्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ IECT यानी कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसके अंतर्गत आता है आपका ई-गवर्नेंस। ठीक है, ई-गवर्नेंस क्या होता है, देखिए ई गवर्नेंस को हम लोग ई शासन भी हिंदी में कहते हैं।
तो ये क्या है, आपका एक आईसीटी का एप्लीकेशन है। ई गवर्नेंस क्या है, आपका एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग गवर्नमेंट सेवा में किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की जो हमें सुविधाएं मिलती हैं उसका जो ये एप्लीकेशन है वो क्या है, आपका ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट सेवाएं एक सुविधाजनक रूप में नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगी। ई गवर्नेंस नागरिकों के लिए प्रभावशाली तथा पारदर्शी रूप में सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो हमें बहुत सारी सेवाएं देती है, जैसे कि क्या है, आपका जो कास्ट है या फिर इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारे क्या है आप ऑनलाइन आजकल बनवा सकते हैं। ये आपका क्या है, ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, जिससे कि आप कभी जैसे पहले ही जो प्रक्रिया चलती थी ऑनलाइन उतनी सुविधा नहीं थी तो बिचौलिए आ जाते थे, उसमें आपका काम करवाते थे और आपसे पैसे लेते थे। तो ऐसा कोई सिस्टम अब नहीं बता है, अब डायरेक्ट जाके आप अपना काम करवा सकते हैं। ऑनलाइन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, तो राशन, पैन और पासपोर्ट ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट बनवा सकते हैं। तो ये एक तरह की सुविधा है ई गवर्नेंस की, जो कि इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दी जाती है। फिर अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस के। तो ई शासन में कम से कम समय में काम हो जाता है क्योंकि उसमें कार्य कंप्यूटर द्वारा होता है। अब जाहिर सी बात है, आपको ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर के काम में और आपके काम में कितना बड़ा फर्क होता है। कोई मान लीजिए कैलकुलेशन करनी है बहुत बड़ी सी, तो आप कितना टाइम लगाएंगे और कंप्यूटर कितना टाइम लगाएगा, ये तो आपको पता ही होगा कि जो काम आप 5 मिनट में करेंगे कंप्यूटर उसको 5 सेकेंड में कर सकता है। इसलिए काम हमारा तेजी से हो जाता है और टाइम बच जाता है। तो उसका लाभ हमारी ई शासन उठाती है। ई शासन से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार होता है मतलब बीच में देखिए आपका जो पैसा होता है या आपकी जो टाइम है बहुत सारी बचत हो जाती है, चाहे वो समय हो चाहे वो पैसा हो। जैसे कि सब्सिडी का सीधे हितग्राही के बैंक के खाते में जाना, ये क्या है, आपकी ई शासन का एक तरह का फीचर है, गुण है कि आपकी सब्सिडी जो है वो क्या है, आपके सीधे अकाउंट में जाती है। ई शासन से पारदर्शिता बढ़ जाती है, सारी सूचना आपके सामने होती है। आप जो भी काम करवाते हैं आप अपने सामने करवा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे ऑफिस जाना पड़ता था, दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब क्या, आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी प्रक्रिया कैसी चल रही है, कितनी प्रोसेस पहुंची है, सारा विश्लेषण आप कर सकते हैं। फिर ई शासन में सारे आंकड़े सदा उपलब्ध रहते हैं, अतः कभी भी उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है गवर्नमेंट हमेशा जो काम करती है उसके पास उसका रिकॉर्ड रहता है। आप कभी फंसे उस बात को लेकर, उस डेटा को लेकर, तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, आप दोबारा खोज सकते हैं और उसी के आधार पर आप सही निर्णय ले सकते हैं, सही नीतियां बना सकते हैं। ई शासन ने व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन होता है। ठीक है, ई शासन के थ्रू क्या होते हैं, नए नए व्यवसाय और नए अवसर आपको मिलते रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चालू की या कोई मतलब रोजगार के लिए कोई नए नियम लागू किए, कोई नई नई योजनाएं चालू की, तो आपको क्या है, उससे क्या होता है, नए नए अवसर आपको मिलते रहते हैं। ई शासन के द्वारा एक सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन डेटाबेस बन जाता है जिसका उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट के पास हमेशा डेटाबेस रहता है, आपका जो डेटा है हमेशा उसके पास रहता है और उसका यूज वो लोग बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे कि आपका डेटा गवर्नमेंट के पास है, कभी कोई सर्वे करना हुआ या इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट को बहुत आसानी से डाटा मिल जाता है। फिर अब हम आते हैं मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट पे। देखिए, मल्टीमीडिया क्या होता है, आप जनरल लाइफ में मल्टीमीडिया का बहुत सारा यूज़ करते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एवं एनिमेशन और वीडियो का समूह होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि आप जनरली मल्टीमीडिया का यूज़ बहुत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आप सोचिए अगर उसमें एनिमेशन ना हो और ब्लैक एंड वाइट हो जैसे, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मल्टीमीडिया क्या करता है, उसको और अट्रैक्टिव तरीके से बनाता है। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू, साउंड के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, तो ये सारा क्या है, मल्टीमीडिया का पार्ट होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग विभिन्न प्रकार से बिजनेस और एंटरटेनमेंट के कार्यों के लिए किया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा हम यूज़ की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट में होता है। कैसे,
आप गाने सुनते हैं, ठीक है, गाना ऑडियो में होता है, वीडियो में भी होता है, तो आप वीडियो देख के एंटरटेन होते हैं, या फिर आप कोई मूवी देखते हैं तो एंटरटेन होते हैं। तो ये सारा क्या एंटरटेनमेंट का पार्ट होता है। और बिजनेस के थ्रू कैसे देखिए मल्टीमीडिया का यूज होता है कि आज मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपको क्या करना है, जिससे मान के चलिए आज देखते होंगे आजकल एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी पे साबुन के, शैम्पूज के, तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से बिजनेस के लिए ही तो है, किसका, मल्टीमीडिया का यूज, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मल्टीमीडिया हमारा बिजनेस और एंटरटेनमेंट में कुछ ज़्यादा ही इसका जो प्रभाव है वो होता है। इसके माध्यम से हम यूज़र तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया के थ्रू कैसे पहुंचा सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी को कोई संदेश देना है या कोई मैसेज पहुंचाना है किसी तक, या आपको किसी को मोटिवेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। आप फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप वीडियो बनाइए, उस पर डाल दीजिए, क्या लोग देखेंगे, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। तो मल्टीमीडिया के थ्रू हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मल्टीमीडिया के अंदर देखिए कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, टेक्स्ट आता है, इमेज आती है, साउंड आता है, एनिमेशन आता है, ऑडियो और वीडियो होता है। तो ये सारे क्या है आपके मल्टीमीडिया के पार्ट होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, यानी कि मनोरंजन की। देखिए मीडिया यानी कि मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे से जुड़े हैं। कहने का मतलब है कि एंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया जो है एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं कि अगर इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म कम हो जाए या ना हो तो हम इनका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मल्टीमीडिया ना हो तो हम एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे, ऑडियो ना हो, टेक्स्ट ना हो, वीडियो ना हो, एनिमेशन ना हो, तो हम लोग कैसे एंटरटेन होंगे, ठीक है। और अगर मनोरंजन ना हो तो मल्टीमीडिया का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनोरंजन का प्रयोग हम अपने समय का उपयोग करने के लिए यानी कि टाइम पास करने के लिए करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, ठीक है। मनोरंजन के लिए हम अधिकतर मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। जैसे म्यूजिक सुनने के लिए हमें साउंड की आवश्यकता होती है, और साउंड क्या है, एक प्रकार का मल्टीमीडिया होता है, यानी कि ऑडियो हमारे एक प्रकार का मल्टीमीडिया है। या फिर मूवीज देखने के लिए वीडियो और एनिमेशन का यूज करते हैं, तो ये भी क्या एक प्रकार का मल्टीमीडिया होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये CCC की क्लास 5 थी, और अगर इससे पहले आपने सेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप बहुत जल्दी, मेरी कामना है, आप CCC का एग्ज़ाम पास कर लेंगे और आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट होगा। तो अगर आपने अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होगा कि UPSSC पेट का एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट हमारे पेज पे आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा वो जीतते हैं। तो इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि आपका जो भविष्य है वो बहुत ही ब्राइट हो। तो मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।